आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं हम। मूल अधिकार जो हमने क्रम से अनुच्छेद 14 से लेकर आपके 30 तक कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें 32 आर्टिकल जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहा जाता है। तो ये अधिकार कुल मिला के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो अगर मूल अधिकार का कहीं उल्लंघन होता है तो उसके विरुद्ध वो रिट जारी कर सकती है, निर्देश जारी कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। हमें जो अधिकार दिए गए हैं अगर उनका उपचार ही ना होगा तो उनका अधिकार का महत्व ही नहीं होगा। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने भी ये बात बोली है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो मुख्य रूप से हमारी संविधान की आत्मा है। और इस अधिकार का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अगर उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल कर सकता है। और जो उच्चतम न्यायालय है वो रिट जारी कर सकता है। और उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई बात आती है कि मूल अधिकार का अगर उल्लंघन किया है किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने या किसी गवर्नमेंट ने तो वो हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल कर सकता है और रिट जारी करवा सकता है न्यायालय से। तो इस तरह से, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मूल अधिकार और राज्य आपका जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है और हाई कोर्ट की पावर है तो थोड़ी सा हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा होती है। वो इसलिए आप लोग कहेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट तो हायर जुडिशरी सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है, वरिष्ठ न्यायालय, उसका निर्णय सब पूरे हाई कोर्ट और पूरे भारत पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन हाई कोर्ट की पावर और सुप्रीम कोर्ट की पावर रिट जारी करने में हाई कोर्ट की पावर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत मूल अधिकार के उल्लंघन में रिट फाइल की जा सकती है और उस पर कोई रिट जारी कर सकता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय में इस तरह से कोई आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो दोनों स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में नहीं जाया जा सकता है, 226 में ही आप जा सकते हैं। इसलिए कि माननीय उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो यहाँ पर रिट जारी करने में माननीय उच्चतम न्यायालय से ज़्यादा होती है क्योंकि विधिक अधिकार के लिए भी रिट जारी हाई कोर्ट कर सकता है। और रिट कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट होती है। एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में बोला गया कालू सन्याल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग के केस में बोला गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है वो न्यायालय में दर्ज की जाती है और न्यायालय ये पूछता है कि किस अधिकार से आप उस व्यक्ति को निरुद्ध किए हुए हैं, न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ ही होता है कि न्यायालय के समक्ष हाजिर करना कि किसी व्यक्ति को या तो संस्था ने या किसी व्यक्ति ने किस अधिकार से उस व्यक्ति को निरुद्ध किया है, आपके पास क्या प्राधिकार है कि आप उसको निरुद्ध रख सकते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट इस बात की इसलिए जारी की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी व्यक्ति को अगर निरुद्ध कर दिया गया है या बंदी बना लिया गया है तो किस प्राधिकार से उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। अगर कोई विधिक अधिकार नहीं है उसको बंदी बनाने का तो उसको मुक्त भी किया जा सकता है। उसके बाद आती है परमादेश। तो परमादेश की जो रिट होती है वो हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। और इसलिए जारी की जाती है कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या किसी भी तरह से कोई व्यक्ति है या अधिकारी है, लोक प्राधिकारी है, और अगर लोक प्राधिकारी किसी भी तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर न्यायालय में आप रिट फाइल करेंगे और न्यायालय उनको आदेश जारी कर देगा। लोक प्राधिकारी को किसी भी प्रकार से हम आदेश देते हैं, ये कोर्ट की भाषा होती है इसमें कि परमादेश के अंतर्गत हम आदेश देते हैं कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जो विधि अकॉर्डिंग टू लॉ विधि के अनुसार हो। और उसके बाद आती है आपकी प्रतिषेध जो रिट होती है वो रिट पूरे तरह से न्यायिक रिट होती है। और ये प्रतिषेध रिट उन हायर कोर्ट जो मतलब हायर कोर्ट होती है वो अपने निचले न्यायालय को क्या कर सकती है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को वो प्रतिषेध की रिट जारी कर सकती है
तब जारी कर सकती है जब उसको लगता है कि ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है अधीनस्थ न्यायालय ने जो उसमें नहीं है, या ऐसी अधिकारिता का प्रयोग इस प्रकार से प्रक्रिया में नहीं है और उसको इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए, तो वो उस प्रोसीडिंग्स को जो भी अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई चल रही है उसको क्या कर देगा, रोक देगा। उसी तरह से उत्प्रेषण रिट भी पूर्णतः न्यायिक रिट होती है, और जो उच्चतर न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये रिट जारी करते हैं कि अगर मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकार से कोई निर्णय दिया है जो नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करता हो, या फिर उनमें अधिकारिता ना रही हो लेकिन उसका निर्णय हो चुका है, तो फिर जो हाई कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या कर सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय की जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको रद्द भी कर सकता है। और पांचवी रिट होती है अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा तो ये होती है कि आप किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए हैं। अगर आप किसी पोस्ट पे काबिज हैं और तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से, न्यायालय आपको आदेशित कर सकता है कि आप बताइए कि किस अधिकार से इस पद को आप धारण किए हुए हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर होती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय की आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की जो पावर होती है, और वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्वलोकन कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। एल चंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से कहा गया कि न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को जो आर्टिकल 32 में है और अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को है, उसको संविधान संशोधन द्वारा संसद समाप्त नहीं कर सकती। न्यायिक पुनर्वलोकन आधारभूत ढांचा है संविधान का, और संविधान के आधारभूत ढांचे को संसद के पास ही शक्ति नहीं है कि वो इसको नष्ट कर सके। एल चंद कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।